प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान जो 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपके, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके क्लास 10 की बात है। आपके क्लास 10 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके बारे में बताएंगे, जो क्वेश्चन आपके 2024 के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और जितना भी बताया हूँ, जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, उन सभी एग्ज़ामों में रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बताए हुए थे या जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए थे या लेसन बताए हुए थे, वो सारे के सारे वही बने हुए हैं, अत्यधिक बने हुए हैं। करीब मैं अगर कहूँ तो 85 to 90% के आसपास बने हुए हैं और केवल 10% या 12% में ही आपको मेहनत करना था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको मैं बार बार कहता हूँ। तो आज चलते हैं, देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के आपके क्लास 10 के जो 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है फ़िलहाल, उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और वे आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये चलिए देखें, ये पार्ट 1 है, यानी कि खंड क है। तो इसमें देखिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति आपकी 1789 में हुई थी। और अगला जो प्रश्न है वह कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 5 सितंबर को। बच्चों, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। तो रिपीटेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ऐसे मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर में, जो कि कई बार और कई साल से लगातार पूछे जाते हैं, या बाई चांस कभी छोड़ देगा तो छोड़ देगा, नहीं तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि जो कि आपको ज़रूर इसमें से मिलेंगे। और आगे भी मैं कई वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, सभी वीडियो को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि सभी वीडियो प्रीवियस ईयर से होंगे और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैं बताऊंगा, जिसमें से आपका क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। अब देखिए, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। तो ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से, महात्मा गांधी हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। अगला जो प्रश्न है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये कब हुई थी आपकी 1885 को। अगला प्रश्न है कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। तो लिखित संविधान भारत में आपका 26 जनवरी को लागू हुआ। और फिर आगे देखा जाए तो आगे अति लघु प्रश्न है, वो पीछे जो थे ऑब्जेक्टिव, जो आपका पहला प्रश्न था वो 1-1 नंबर का था, ऑब्जेक्टिव था 6 प्रश्न, ये अक्सर आते रहते हैं। और अगला जो प्रश्न है वह 2-2 नंबर का आपका रहेगा, जिसमें से आपको सभी प्रश्न करने हैं। अब तक कोई ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे जिसमें आपको कुछ छोड़ना हो। तो ये अगला प्रश्न है कि भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देश का नाम लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद भारतीय विदेश नीति के कोई 2 सिद्धांत बताना है, ये प्रश्न हुआ। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। बात करें अति लघु के प्रीवियस ईयर की, तो उसमें है कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपके 3-3 नंबर के होते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना है। या तो आप इसे कीजिए या फिर इसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अथवा दिया है। तो अथवा में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से जो करें। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख करना है, ये आपका, यानी दोनों में से कोई आप करेंगे, 3 नंबर आपको मिलेगा। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। और या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो ये अथवा में जो प्रश्न है वो भी आप तैयार कीजिएगा और जो ऊपर है वो भी तैयार कीजिएगा। अगला आप देख रहे हैं दीर्घ उत्तरी है, ये आपके 6-6 नंबर का प्रश्न होता है, इसमें भी अथवा करके होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप दोनों प्रश्न तैयार कीजिएगा जो भी अथवा में है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण देना है आपको। तो ये 3 नंबर, ये आपका 6 नंबर का होगा। या तो फिर इसे कीजिए या अथवा में दिया हो तो इसे भी कर सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। और अगला जो प्रश्न है, यानी ये दीर्घ उत्तरीय है, सबसे बड़ा प्रश्न है। इसमें जो आपका ये प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। या तो ये कीजिए या तो फिर ये कीजिए कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये आपको दोनों में से कोई एक करना है।
अगला जो प्रश्न है वह मानचित्र संबंधी प्रश्न होगा। ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। जैसे कि ये आपको दिखाया है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो वो आपको स्थान बताना है। तो इसके आपको यानी मैप आपको दिया जाएगा। उस मैप में आपको ये जहाँ अधिवेशन इसका हुआ था वो स्थान आपको दिखाना होगा। उस स्थान की जगह ऐसा निशान लगाना होगा और फिर उस और नंबर डालना होगा कि ये पहला है, ये दूसरा है, जहाँ भी जो आंसर होगा। तो ये आपका ये प्रश्न हुआ वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये आपका यानी कि इस सन में जहाँ अधिवेशन हुआ था उस स्थान के यहाँ भी आपको ये करना है। और फिर वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इस सन में कहाँ हुआ, इस सन में कहाँ हुआ, और फिर स्थान प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, ये आपको तीनों आपको बताने हैं। आगे फिर है कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो ये भी आपका प्रश्न जो है ये भी आपको दिखाना होगा मैप में। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो ये भी प्रश्न जो होता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है, जो इसे आपको करना है और जानना जरूरी है। तो आपने देखा कि 14वां जो प्रश्न था वो आपके लिए था, और ये जो 14वां जो अगला प्रश्न है ये भी 14वां है, इसमें भी पूछा हुआ है वही। तो इस तरीके से, लेकिन ये आपको क्या, ये किसके लिए है, आप देख रहे हैं कि ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, तो इसे आपको करना आवश्यक नहीं है। यानी आप इसे ही करेंगे और मैप पे दिखाएंगे। यदि दृष्टिबाधित यानी कोई अंधे व्यक्ति हैं, तो वो अंधे विद्यार्थी, तो वो इसमें वो काम करेंगे या बताने का काम करेंगे। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कहा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो इसमें देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन सी रोपण फसल है। रोपण फसल आप जानते हैं कि ये गन्ना है, गेहूँ नहीं है, चना नहीं है, मूंगफली नहीं है, तो ये इन चारों में से आपका गन्ना है। और फिर आगे अगला ये प्रश्न है कि निम्न में कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। तो पुनः चक्रीय कौन सा संसाधन है, पवन ऊर्जा। पुनः चक्रीय का ये मतलब होता है कि जो कि फिर दोबारा से रिसाइकिल किया जा सके। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल आपकी कौन है, जूट है, इसमें से और कोई नहीं है। अगला जो है प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो श्रीलंका की। अगला जो प्रश्न है वह है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है, किससे, प्राथमिक जो क्षेत्रक है उससे संबंधित है, उसमें सम्मिलित है आपका उत्पादन क्षेत्र। अगला जो है वह है कि अति लघुत्तरी प्रश्न में आपका प्रश्न बनेगा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि आधा आधा यानी 1 नंबर और 1 नंबर, यानी कुल मिला के 2-2 नंबर का ये भी होगा आपका। तो अति लघु में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आपका वो ये रहेगा, जैसे पुनः और पुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं कि यानी कोई 2 उदाहरण आपको देना है। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई 2 समस्याएं लिखिए। और अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो ये प्रश्न आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये 2-2 नंबर के होते हैं। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो और जो अति लघु है इसमें किसी प्रकार की आपको छूट नहीं दी गई है कि चाहे इसे कीजिए या इसे कीजिए। लेकिन जहां आपका ये 3 नंबर शुरू हो जा रहा है वहां आपको कुछ न कुछ आपको छूट जरूर मिल रही है। जैसे अथवा में देखिए 2 प्रश्न दिया हुआ है 24 में, तो दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन जानकारी के लिए दोनों आपको तैयार रखना है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाना है, बताना है। अगला जो है कि गन्ने के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत हैं, तो ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत किसे कहते हैं। और फिर अगला है कि विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से ये भी देखिए अथवा में आपका है 3 नंबर में। बड़े नंबर में आपका फिर होगा 6 नंबर में, इसमें भी अथवा होगा। प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है।
अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कृषि के बारे में लिखना है कि भारत में कृषि का कितना महत्व है। और आगे फिर अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। अगला, या चाहे आप इसे कीजिए या इसे कीजिए, लेकिन अथवा में भी जो दिया हुआ है वो सभी प्रश्न आपको तैयार रखने हैं। उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए, क्योंकि इनमें से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। अगला आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न होगा, जिसमें कहा है कि जिसमें आपको मैप दिया जाएगा, मैप में आपको ये भी दिखाना है कि गोदावरी नदी जो होती है वह इसका ये चिन्ह बना के लिखना है। चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको क्या करना है, इसको दर्शाना है। नागार्जुन सागर बांध को इस तरीके का चिन्ह बनाकर इसको दर्शाना है कि कहाँ पे है। और फिर दक्षिणी भारत में काफ़ी उत्पादक क्षेत्र जो हैं उन्हें इस निशान से कहाँ कहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो चिन्ह आपको ऐसे बना के कॉफ़ी का दिखाना है। तो जिसके लिए जो चिन्ह कहा है वही चिन्ह आपको लगाना होगा, और जहाँ जहाँ उसका उत्पादन वगैरह जो कुछ भी कहा है वो आपको बताना, वहीं पे इसका चिन्ह दर्शाना होगा वहाँ वहाँ। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किन्हीं एक जूट उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह से दर्शाना है। और कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है, तो इसको भी इस चिन्ह से आपको दर्शाना है उसको। तो जहाँ पे आप ये चिन्ह लगाएंगे वहाँ पे ये नाम भी लिखेंगे, कि क्योंकि कहा है कि चिन्ह द्वारा नाम सहित इसको दर्शाना है। तो इस तरीके से, और आगे जो होगा वह फिर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होगा। 28वां प्रश्न आगे भी होगा, लेकिन दृष्टिबाधित के लिए होगा, ये आप करेंगे। और इसके बाद फिर इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान दीजिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से प्रश्न अधिकतर बनेगा।